Students, myself Anuradha Mishra, उर्फ हैशटैग अनु मैम. दिस इज माई फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 11th. आज मैं पीटी यानी कि प्रेडिक्टेबल के कुछ ट्रेंड्स को समझाने वाली हूँ. एक्चुअली मैं बेसिक से पढ़ाना पसंद करती हूँ ताकि यदि बेसिक्स आप भूल चुके हैं तो आप उसे रिफ्रेश हो जाए और उसके बाद मैं आज के मेन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी. मेरे समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख दीजिएगा और साथ ही अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस को देख सके. तो चलिए आज के टॉपिक्स की ओर चलते हैं. आज का टॉपिक है ट्रेंड्स इन प्रेडिक्टेबल. इसके अंदर हम लोग दो सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस के अंदर हम लोग कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस को पढ़ेंगे एंड आयनिक रेडियस के अंदर हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को पढ़ेंगे. जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, तो आज मैं एटम के कुछ बेसिक्स को समझाऊंगी. और पहला बेसिक है एटम. एटम क्या होता है? जितने भी मैटर या सब्सटेंसेस को हम देखते हैं वो सभी मैटर या सब्सटेंसेस टाइनी पार्टिकल से बना होता है और उस टाइनी पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है. दूसरा कॉन्सेप्ट है सब पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड चार्ज. एटम्स के 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेल्स और एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स. अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्स, एनर्जी लेवल्स एंड ऑर्बिट सब अलग अलग है, लेकिन सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही चीज है. ओके, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे. ऐसा माना जाता है कि एटम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है और उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में एटम का 2 सब पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. चूंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए न्यूक्लियस को प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसे ध्यान में रखिएगा, न्यूक्लियस को प्लस साइन से डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है. एटम का तीसरा सब पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कुछ दूरी पर सर्कुलर पाथ्स में मूवमेंट करते रहता है और इस सर्कुलर पाथ्स को सेल्स या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं और इसे K या 1, L या 2, M या 3, N या 4 से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सब सेल्स और सब लेवल्स. इसे इंग्लिश अल्फाबेट के S, P, D और F से डिनोट किया जाता है और हर एक सब सेल्स की कैपेसिटी होती है कि वो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके. एग्जाम्पल के लिए S सब सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, P सब सेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, D सब सेल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, F सब सेल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है. अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम में आएंगे. ओके, KLMN ये सेल का नाम लिखा हुआ है. प्लस साइन पहले बताया था कि प्लस साइन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, तो न्यूक्लियस के बाद पहला सर्कुलर पाथ K सेल कहलाता है और K सेल को जब मैग्नीफाई करके हम लोग देखते हैं तो इसमें 1 सब सेल होता है और वो होता है S. नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाद दूसरा सर्कुलर पाथ को L सेल कहा जाता है और L सेल को जब मैग्नीफाई करके हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर 2 सब सेल पाया जाता है S and P. नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाद तीसरा सर्कुलर पाथ जो होता है उसे M सेल कहा जाता है और M सेल को जब मैग्नीफाई करके हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर 3 सब सेल्स पाए जाते हैं S, P and D. नेक्स्ट, न्यूक्लियस के चौथे सर्कुलर पाथ को N सेल कहा जाता है और N सेल को जब मैग्नीफाई करके देखते हैं तो उसके अंदर 4 सब सेल्स पाए जाते हैं S, P, D and F. इसके बाद का कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ क्या रिलेशन है, इसके लिए हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे. ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है, ये हीलियम एटम का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है और यह नियन एटम का स्ट्रक्चर है. जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होता है. ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं और वो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन K सेल में रहेगा और K सेल के S सब सेल में रहेगा. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी K सेल में ही रहेगा और K सेल के S सब सेल में रहेगा क्योंकि S सब सेल का कैपेसिटी है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने का, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन S सब सेल में ही रहेगा. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं. ये स्ट्रक्चर है कार्बन एटम का. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. उस 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स K सेल में रहेगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स L सेल में रहेगा. अब उस 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन S और P सब सेल में हो गया जिसमें S सब सेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा और जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स है
वो p सब सेल को दे देगा। ओके, अब लास्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है नियन का और नियन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए, k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स l सेल में चला जाएगा और l सेल के s और p सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंड 6 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा p में, क्योंकि p सब सेल में कैपेसिटी है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, इसलिए 6 and 2 8 and 2 10। इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है केटायन एंड एनायन। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं एक साथ ही समझाती हूँ। एटम्स एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूट्रल एटम और दूसरा होता है आयनिक एटम। आयनिक एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम से कम होता है तो उसे केटायन कहा जाता है और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है तो उसे एनायन कहा जाता है। अब डायग्राम से इसे समझते हैं। ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल एटम का है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 2 3 4। दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इक्वल होते हैं तो उस एटम को न्यूट्रल एटम कहा जाता है। ओके, अब मैंने क्या कहा था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से कम हो जाए तो उसे केटायन कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 and 3। यहाँ था 4, यहाँ 3, यानी कम है, तो ये क्या हो गया, केटायन कहलाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 था और इसमें कितने 1 2 3 4 4 प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के नंबर में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज हुआ है। ओके, अब हम लोग एनायन को देखते हैं। एनायन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4 5 6 और इसमें कितने थे 4, यानी कि न्यूट्रल एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इसमें 4 प्रोटॉन था और इसमें 1 2 3 4 प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, एनायन। अब इसमें कुछ चार्ज लगाया जाता है इन दोनों आयन में। अब वो कैसे लगाते हैं, आपको जिस स्ट्रक्चर में जो साइन ज्यादा दिख रहा हो वो चार्ज उस एटम के ऊपर लगा दीजिए। ओके, अब यहाँ पर कौन सा चार्ज ज्यादा दिख रहा है, माइनस चार्ज, तो यहाँ माइनस चार्ज लग जाएगा, यानी एनायन का चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा चार्ज ज्यादा दिख रहा है आपको, प्लस चार्ज, तो यहाँ क्या चार्ज लग जाएगा, प्लस चार्ज, यानी कि केटायन का चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक टिप देती हूँ जिससे आप केटायन और इसके चार्ज को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, और यदि एक का चार्ज आपको याद हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे। क्या टिप है, केटायन के टी के ऊपर वाले पोर्शन को देखिए किस तरह का दिख रहा है, प्लस साइन, और यहाँ कौन सा साइन है, प्लस साइन, यानी ये केटायन का चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। तो दूसरा बचा क्या, माइनस, और वो किसका होगा, एनायन का। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायन। केटायन का साइज छोटा होता है जैसा कि यहाँ मैंने बनाया है, और एनायन का साइज बड़ा होता है जैसा कि यहाँ बनाया है। ओके, यहाँ देख लीजिए, ये न्यूट्रल एटम का साइज है और ये केटायन का साइज है छोटा इससे, और ये न्यूट्रल एटम का साइज है और ये एनायन का साइज है इससे बड़ा। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन हम लोग नीचे के डायग्राम से समझेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही लिए जो ऊपर था। केटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन था 4 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 3। ओके, चूंकि हमें पता है कि सेंटर में एटम के प्रोटॉन्स होते हैं, यानी 4 प्रोटॉन सेंटर में है, और इसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4 प्रोटॉन यानी कि 4 प्लस चार्ज 3 माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो ये सर्कुलर पाथ श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक करने की वजह से केटायन का साइज न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा हो जाएगा। ओके, इसके रिवर्स में एनायन में क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 4 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा है वो इस सर्कुलर पाथ का क्राउड को बढ़ा देगा, और क्राउड जब बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का तो आपस में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और आपस में रिपल्सन की वजह से ये सर्कुलर पाथ एक्सपैंड कर जाएगा, और जिसकी वजह से एनायन का साइज बड़ा हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट मेन टॉपिक में हम लोग आते हैं, एटॉमिक रेडियस। The size of an atom is a lot more complicated than measuring the radius of a ball. Reason behind it, firstly, because the size of an atom is very small. Secondly, since the electron could surrounding the atoms does not have a sharp boundary,
द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज। इसमें कह रहा है कि बॉल के रेडियस को नापने की बजाय नापना बहुत डिफिकल्ट है। इसका पहला रीजन है कि एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है और दूसरा रीजन है इसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से हम एटम के रेडियस को नहीं मेजर कर सकते। In the other hand, there is no practical way by which the size of an individual atom can be measured. वहीं दूसरी तरफ कोई practical way नहीं है जिससे individual atom के size को measure किया जा सके। Okay. However, an estimate of atomic size can be made by knowing the distance between the atom in the combined state. जबकि एटम का जो साइज है combined state में हम लोग मेजर कर सकते हैं। On practical approach to estimate the size of an atom is non-metallic element is to measure the distance between two atoms when they are bound together by a single bond in the covalent molecules, and from this value the covalent radius of the element can be calculated. इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम को देखते हैं। मान लीजिए दो नॉन मेटेलिक एटम है और ये दो नॉन मेटेलिक एटम एक सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो दोनों के न्यूक्लियस को हम लोग ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद बीच से इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस एटम का एटॉमिक रेडियस कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा। यदि दोनों एटम का साइज सेम है तो किसी एक रेडियस को निकालने से हमें एटम का रेडियस पता चल जाएगा। यदि दोनों एटम का साइज सेम है, इट मींस कि सेम एलिमेंट का एटम है और किसी भी एक रेडियस से हमें ये पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस क्या है। ओके, एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 is 198 pm. pm is picometer and half of this distance is 99 pm. is taken as the atomic radius of the chlorine. Exactly यही चीज कर रहा है। मान लीजिए इन दोनों को हम क्लोरीन एटम मान ले और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 198 pm है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 99 pm और वो 99 pm किसका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, एक क्लोरीन का, सिंगल क्लोरीन का। ओके, फॉर मेटल वी डिफाइन द टर्म मेटेलिक रेडियस, और यहाँ क्लोरीन है, नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन के बजाय यदि किसी मेटल को लेते हैं तो इस रेडियस को कोवलेंट रेडियस नहीं कह करके मेटेलिक रेडियस कहा जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर इज 256 pm. Hence the metallic radius of copper is assigned a value of 128 pm, क्योंकि 256 का हाफ कितना हो जाएगा 128। Okay, in this book we use the term atomic radius to refer to both covalent or metallic radius depending on whether the element is a non-metallic or a metal. कह रहा है कि इस बुक में एटॉमिक रेडियस को दोनों के लिए रेफर किया गया है, कोवलेंट रेडियस के लिए भी और मेटालिक रेडियस के लिए भी। अब हम लोग इसके ट्रेंड को पढ़ेंगे। The atomic size generally decreases across the period. अब across क्या होता है? Across का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, और डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है the atomic size generally decreases across a period. जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट के एटॉमिक साइज कम होता है। इसका रीजन क्या है? It is because within the period, the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases, resulting in the increased attraction of electrons to the nucleus. Okay? अब effective nuclear charge क्या होता है? Effective nuclear charge equals to total nuclear charge minus screening constant. अब total nuclear charge क्या होता है? Total nuclear charge किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चूंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक ही सेल में बढ़ता जाएगा। एग्जांपल के लिए ये डायग्राम को हम लोग देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, पहला 2 इलेक्ट्रॉन तो के सेल में जाएगा, लेकिन उसके बाद का जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी कि 1 से लेकर के 7 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इसी सेल में जाएगा, और इस सेल में जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हर समय चाहे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाए, चाहे 2 जाए, चाहे 3 जाए, चाहे इससे ज्यादा जाए, सभी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से सेम ही होगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि ज्यादा होगा तो ये सर्कुलर पाथ श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक होने की वजह से एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट में कम होता जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मींस के सेल। के सेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है इन जनरल, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। और टोटल नंबर ऑफ चार्ज यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट में कितना है। यदि सेकंड पीरियड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 से लेकर के 9 तक हो सकता है। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लिथियम होगा, और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3,
तो 3 - 2 यानी कि K सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको माइनस कर देंगे, जिसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है। तो 3 - 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रिजल्ट 1, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट होता है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, और 4 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 2। इसी तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और वो 7 तक हो जाएगा। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस का साइज कम होता जाता है अक्रॉस द पीरियड। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला समझा देती हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मींस पहला सेल, और पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाएगा। और हर एक टोटल न्यूक्लियर चार्ज से 2 को हम माइनस करते जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट में एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का बढ़ता जाता है, इसीलिए यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक रेडियस का साइज कम होता जाएगा। ओके, रीजन पूछता है एग्जाम में, तो आप इस रीजन को लिख सकते हो। Within a family or vertical column of the periodic table, the atomic radius increases regularly with the atomic number as illustrated in the figure 3.4b। हम लोग फिगर से ही देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ देखिए, ये अक्रॉस की बात किया था एटॉमिक रेडियस की। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस का वैल्यू देखिए 152, 111, 88, 77 एंड लाइक दिस कम होता जा रहा है। नेक्स्ट पीरियड में भी हम लोग देखेंगे तो इसी तरह से कम होता जाएगा। 186 से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे कम होते होते 99 तक चला गया। ये लेफ्ट टू राइट है, यानी कि अक्रॉस द पीरियड है। अब अप टू डाउन में देखते हैं। अप टू डाउन में देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। 152, 186, 231, 244, 262 बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं इसमें। जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता चला जाता है, और इसकी वजह से न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस, उस सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस बढ़ जाता है। और न्यूक्लियस से यदि सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और सर्कुलर पाथ है, 1 सर्कुलर पाथ यानी K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। तो यहाँ से डिस्टेंस तो बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और यदि डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो आउटर मोस्ट लाइन को ही लेंगे ना रेडियस के लिए, एटम के रेडियस के लिए, तो रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आयनिक रेडियस। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम results in the formation of cation, whereas gain of an electron leads to an anion। इन दोनों टर्म को पहले समझा चुके हैं, इसके सारे टर्म्स को मैं पहले समझा चुकी हूँ। अब जस्ट मैं रीडिंग कर देती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा लाइन होगा उसको मैं समझा दूंगी। ओके, द आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इन आयनिक क्रिस्टल्स। इसमें क्या करें, आयनिक रेडियाई के लिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक कैटायन का स्ट्रक्चर बना लेंगे और एक एनायन का स्ट्रक्चर बनाना है। एनायन थोड़ा बड़ा बन जाएगा और कैटायन छोटा बन जाएगा। फिर दोनों के न्यूक्लियस को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, और दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने के बाद फिर इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो कैटायन का रेडियस होगा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है तो उसका रेडियस भी छोटा होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो एनायन का रेडियस होगा, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है तो एनायन का रेडियस भी बड़ा होगा। ओके, in general the ionic radii of element exhibit the same trend as the atomic radius। ट्रेंड इसका सेम होता है जैसे एटॉमिक रेडियस का, उसी तरह से। A cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same। सब समझा चुके हैं पहले। The size of an anion will be larger than that of the parent atom because the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and decrease in effective nuclear charge। For example, the ionic radius of fluorine ion F- is 136 pm, whereas the atomic radius of fluorine is only 64 pm। यहाँ इस एग्जाम्पल में कह रहा है फ्लोरीन आयन का जो रेडियस होता है 136 होता है, लेकिन यदि एटॉमिक रेडियस देखा जाए फ्लोरीन का तो वो 64 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर F- आ गया, एनायन बन गया,
और 64 का डबल यदि करेंगे हम लोग तो 128 होता है, लेकिन चूंकि फ्लोरीन आयन की रेडियस की बात हो रही है तो फ्लोरीन आयन का साइज बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहां 128 नहीं होकर के 136 pm हो रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 186 pm। एटॉमिक रेडियस सोडियम का कह रहा है 186 pm होता है कंपेयर टू द आयनिक रेडियस ऑफ 95 pm फॉर Na+। सोडियम का जो रेडियस है 186 pm होता है, लेकिन सोडियम प्लस का जो आयनिक रेडियस होता है वो 95 pm होता है। यदि 95 का डबल करेंगे तो कितना जाएगा 190, लेकिन यहाँ एक्चुअल में कितना है 186, तो 186 190 से कम होगा और इसलिए हुआ क्योंकि कैटायन का जो साइज होता है वो छोटा होता है। ओके, सम एटम्स एंड आयंस व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल देम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कह रहे हैं कि ऐसे एटम्स या आयंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस एंड Mg2 प्लस। O2 माइनस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और 2 माइनस यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो ऑक्सीजन का इसके हिसाब से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 9 है और 1 माइनस चार्ज है यानी कि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस चार्ज है। इट मींस इस सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और यहाँ लिखा है 2 प्लस चार्ज, यानी 2 प्लस चार्ज का मतलब इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 10। यानी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आयंस के फॉर्म में दिए हुए हैं सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 ही है और इसलिए इन सबको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाएगा। ओके, द कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव द स्मॉलर रेडियस। अब ये पॉइंट है, ये रीजनिंग क्वेश्चन में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, द कैटायन विद इन द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज will have smaller radius। कैटायन का जो ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका स्मॉलर रेडियस होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। इसमें कह रहा है कि कैटायन में जिसमें प्लस चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ओके, एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्ज रेडियस, और एनायन जिसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका लार्ज रेडियस होता है। इन दिस केस द नेट रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल आउटवेट द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल एक्सपैंड इन साइज। इन सबको पहले ही समझा चुके हैं। नाउ प्रॉब्लम 3.5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज? Mg, Mg2+, Al एंड Al3+। जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले मैग्नीशियम आएगा और फिर एल्युमिनियम आएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन जब हट जाएगा तो Mg2+ बनेगा और एल्युमिनियम से जब 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो Al3+ बनेगा। चूंकि मैग्नीशियम पहले आता है तो इसका एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा होगा और एल्युमिनियम बाद में आता है तो इसका एटॉमिक साइज छोटा होगा। और चार्ज के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो Mg2+ और यहाँ पर 3+, इट मीन्स मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा और Al3+ का साइज छोटा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।